कि एमबीबीएस का जो मेरिट लिस्ट है वो कब आया और जो अनियमितताएं की बातें हो रही हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फिर थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हैं, अनियमितताएं हैं। हालांकि डीएमई की इसमें कोई गलती या मिस्टेक फिलहाल तक तो नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है भविष्य में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जो सामने आए कि जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट सीट के लिए एज अ सीजी डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाकर पार्टिसिपेट किया है, वही स्टूडेंट अन्य राज्यों की गवर्नमेंट सीट के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल है, फर्जी है। सर जो है रिसर्च कर रहे हैं इस पर कि किस तरह की चीज़ें हैं और कैसी संभावनाएं बन रही हैं कि इसमें एक बड़ा स्कैम हो सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में पार्टिसिपेट किया गया था, उन्होंने एसटी एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो ये कैसे संभव है। एक और गड़बड़ी इसमें नोटिस में आ रही है कि कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके नाम के पीछे सरनेम नहीं है, या फिर फादर का नेम, मदर का नेम और बच्चे का जो सरनेम है वो मैच नहीं कर रहा है। क्या सर ये इतना आसान है कि कोई दूसरे राज्य का कैंडिडेट फर्जी डोमिसाइल बना लेता है? सिंडिकेट, रैकेट या गैंग के लोग जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा नकली नोट छाप लेना। जब आप डुप्लीकेट नोट बना सकते हैं तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में नीट का जो एग्जाम है और नीट का जो मेरिट लिस्ट है एमबीबीएस को लेकर फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए क्योंकि एमबीबीएस का जो मेरिट लिस्ट है उसमें हो सकता है और ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही हैं कि अनियमितताएं हो रही हैं। ये कैसी अनियमितताएं हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष जायसवाल सर मौजूद हैं। विद्या वाटिका से नीट के प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों को, और जब से ये बात सामने आई है कि अनियमितताएं हो रही हैं मेरिट लिस्ट को लेकर, सर जो है रिसर्च कर रहे हैं इस पर कि किस तरह की चीज़ें हैं और कैसी संभावनाएं बन रही हैं कि इसमें एक बड़ा स्कैम हो सकता है। सर सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि एमबीबीएस का जो मेरिट लिस्ट है वो कब आया और जो अनियमितताएं की बातें हो रही हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका धन्यवाद कि आपने इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए समय निकाला। छत्तीसगढ़ में जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है एमबीबीएस बीडीएस के लिए, छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कराता है, पिछले काफ़ी वर्षों से ये करा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में नीट 2026 के लिए जो छत्तीसगढ़ डीएमई के द्वारा मेरिट लिस्ट दिया गया था, इस मेरिट लिस्ट को पहली नज़र में देखने से ही कुछ शक हुआ, न सिर्फ हमको बल्कि बाकी बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों जिनसे मैं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनको भी डाउट हुआ। डाउट इस बात को लेकर हुआ कि इतना अचानक उम्मीद से जो हम उम्मीद लगा के बैठे थे, मैं ही नहीं काफ़ी सारे जो छत्तीसगढ़ में नीट के एक्सपर्ट हैं, उनका जो एक्सपेक्टेशन था तो सडन जो है कट ऑफ इतना हाई कैसे जा सकता है। तो यहाँ से शंका की शुरुआत हुई। फिर थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पे मेरिट लिस्ट में डेफिनेटली बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हैं, अनियमितताएं हैं। हालांकि डीएमई की इसमें कोई गलती या मिस्टेक फिलहाल तक तो नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है भविष्य में उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जो सामने आए। हम अभी यहाँ पे किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया गया है, जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है या जिन बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, तो किस आधार पे कराया है, क्या वास्तव में वो छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हैं या सिर्फ फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि जिस तरीके से इसमें नंबर में उछाल दिख रहा है आपको, न सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में बल्कि बाकी अन्य कैटेगरीज में भी, तो काफ़ी सारे डिस्प्यूट या विवादास्पद चीज़ें तो इसमें क्लियर दिखाई दे रही हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कि बच्चों की जो संख्या है, अगर पिछले कुछ सालों से हम तुलना करें 2023, 24, 25, तो इस साल सडन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स छत्तीसगढ़ में बढ़ गया अचानक से, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। कि इन जनरल क्या होता है, थोड़ा बहुत 5-10% फ्लक्चुएशन होता है, पर इस बार सडन नंबर बढ़ गए हैं। कई सारे इसमें नाम ऐसे हैं, जो सबसे गंभीर विषय है कि जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट सीट के लिए एज अ सीजी डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाकर पार्टिसिपेट किया है, वही स्टूडेंट अन्य राज्यों की गवर्नमेंट सीट के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इलीगल है, फर्जी है। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि अन्य राज्यों की काउंसलिंग में भी उनका सीट, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उन राज्यों में भी उनको गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल कंसिडर किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही साथ एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का स्थायी निवासी है और 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों में गवर्नमेंट सीट के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक गड़बड़ यहाँ पे है। दूसरा, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में नज़र आ रही है। देखिए, मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हमारा जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी में देखेंगे तो सडन छात्रों की संख्या बढ़ गई है। इसमें यह भी देखा गया है कि जो छात्र पिछले वर्ष 2025 की काउंसलिंग में जनरल के रूप में, सामान्य वर्ग के रूप में पार्टिसिपेट किए थे, आज 1 साल में वो एसटी हो गए हैं, एससी हो गए हैं। ओबीसी वाले कई कैंडिडेट जिन्होंने लास्ट ईयर एज अ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में पार्टिसिपेट किया गया था, उन्होंने एसटी एससी का सर्टिफिकेट बनवा लिया है। तो ये कैसे संभव है।
तो एक तो इसमें इन्वॉल्वमेंट जो अथॉरिटी सर्टिफिकेट जारी करती है उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कोई सिंडिकेट काम कर रहा हो, कोई गैंग काम कर रहा हो, कोई रैकेट काम कर रहा हो जो अन्य राज्यों के छात्रों को यहाँ पे सर्टिफिकेट बनवाने का काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट को इसकी बहुत कड़ाई से जांच करनी चाहिए हर स्तर पे। हमारा ये मानना है किसी भी एक छात्र का हक नहीं मारा जाना चाहिए। एक और गड़बड़ी इसमें नोटिस में आ रही है कि कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके नाम के पीछे सरनेम नहीं है या फिर फादर का नेम, मदर का नेम और बच्चे का जो सरनेम है वो मैच नहीं कर रहा है। तो सर कई बार ऐसे देखने में मिलता है, तो ये क्या इफ पॉसिबल सर कि बच्चों का सरनेम नहीं होना भी तो एक चीज़? देखिए, अगर एक या दो ऐसा होता है कॉमन है, मतलब 2-4 ऐसे होते हैं, लेकिन अब ये आपको ज़्यादा संख्या में दिख रहे हैं। 2-4 तो होता है कि कई बार होता है कि बच्चों का सरनेम नहीं सर्टिफिकेट में नहीं रहता है, पर 2-4 की जगह सीधे सीधे 100-150 की संख्या में दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी को। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें सभी गलत हैं, हमारा सिर्फ ये मांग है कि हर स्टूडेंट का जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ में एज अ डोमिसाइल पार्टिसिपेट किया है तो उनका निवास प्रमाण पत्र की कड़ाई से जांच होनी चाहिए कि वास्तविकता में वो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि गलत तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें हर स्टूडेंट का जांच करना है, जिन पे शक है उनका भी, जिन पे नहीं है उनका भी। एक चीज़ तो हो सकता है 2-4 लोग इसमें सही हों और उनका नेम और सरनेम गायब है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी दिखाता है, क्योंकि इस तरीके से उछाल होना, मतलब सीधे सीधे एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे तो मेरे पास एक डेटा है कि 2023 में 981 बच्चे थे, 2024 में 970 बच्चे थे, 2025 में 1070। यहाँ तक आप देखिएगा 5 से 10% का डिफरेंस दिख रहा है। 2026 में ये सीधे बढ़ के 1853 हो गए। तो यहाँ का क्या छत्तीसगढ़ का डेमोग्राफी चेंज हो गया कि अचानक से यहाँ पे एसटी कैंडिडेट बढ़ गए? देखिए, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर हम अपने आसपास के स्टेट से तुलना करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का कम मार्क्स पे हो जाता है, मतलब तुलनात्मक रूप से कट ऑफ कम जाता है। अब हो सकता है इसी जानकारी का फ़ायदा उठा के कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल बनवा लेते हैं, निवास प्रमाण पत्र या यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं और कम नंबर पे एमबीबीएस कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के राज्य के बच्चों के साथ अन्याय है, उनके हक को मारा जा रहा है। भाई हमारा कट ऑफ कम जाता है, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, भाई हमारे यहाँ की जो सीटें हैं, जो राज्य कोटा की सीटें हैं, इसमें तो पूरा का पूरा हक हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों का बनता है ना। तो इस चीज़ पे सबको ध्यान देना चाहिए। सभी मैं मीडिया के अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो क्या कहना चाहिए कि चाहे वो मंत्रालय में हैं या जो डीएमई में हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा। मेरा कहना ये है कि जो अन्य बच्चे हैं वो अपने राज्यों से पार्टिसिपेट करें, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। सिंस ये सीट हमारे राज्य के बच्चों की है तो ये सीट हमारे राज्य के बच्चों को मिल के रहेगी। जी, एक डाउट और क्लियर कर दीजिए। अगर ये कोई सोच रहा है सर कि बच्चे कि अगर हम दूसरे राज्य के हैं तो हमको भी तो यहाँ सीट मिल सकता है, तो आपने बताया था कि कुछ परसेंटेज होता है ओपन। हाँ। वो कौन सा? देखिए, जो कुल सीटें होती हैं, मैं इसको सरल तरीके से आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि 100 सीटें हैं, उस 100 सीटों में एमबीबीएस की 15% जो सीटें रहती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से एडमिशन होता है, जिसके लिए दिल्ली से एमसीसी काउंसलिंग कराता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ। अब एमसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बची हुई 85% या 82%, क्योंकि 3% जो होता है वो सेंट्रल नॉमिनी के लिए होता है, तो 82% जो सीट है वो शुद्ध रूप से राज्य के छात्रों के लिए है, जिसके लिए आपके पास राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। और इसी में गड़बड़ी हो रही है। बाकी के 15% सीटों पे दूसरे राज्य से बच्चे आते हैं, हमेशा से आते रहे हैं, हमको उन पे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है, वो उसलिए ही होता है और वो लीगल भी है। गलत ये है कि ये जो 82% स्टेट कोटा की सीटें हैं, इसके लिए लोग फर्जी तरीके से डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के इसमें एडमिशन लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये सफल हो जाएंगे, लेकिन हम इनको सफल होने नहीं देंगे। क्या सर ये इतना आसान है कि कोई दूसरे राज्य का कैंडिडेट फर्जी डोमिसाइल बना लेता है, फर्जी और भी प्रमाण पत्र जैसे ईडब्ल्यूएस को भी आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, हाँ। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आप जी उठा रहे हैं कि फर्जी? क्या इतना इजी है सर कि नीट जैसा एग्ज़ाम, सर इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा एग्ज़ाम और इतनी बड़ा मतलब बड़ी जिम्मेदारी, एमबीबीएस एक ऐसी सीट, उस पे कोई फर्जी दस्तावेज आराम से बनाकर वो सीट किसी के हक का ले ले? सर क्या इतना इजी है सर ये? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो एक कहना चाहिए सिंडिकेट, रैकेट या गैंग के लोग जो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा नकली नोट छाप लेना। जब आप डुप्लीकेट नोट बना सकते हैं तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक चीज़। और एनटीए नेशनल लेवल की संस्था से जब पेपर लीक कराया जा सकता है, एनटीए की संस्था में घुसकर
एनटीए के लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, तो ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में किसी गांव से, किसी जिले से, किसी तहसील से एक प्रमाण पत्र बस प्राप्त करना है आपको। आप बताइए कितना डिफरेंस है। नेशनल लेवल की संस्था से पूरा पेपर लीक हो सकता है, जो कि एग्जाम्पल सामने है, इसी साल हुआ है। तो ये तो सिर्फ एक किसी दूर दराज के गांव से, वहाँ की तहसील से, किसी जगह से निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके और फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्यों नहीं बनवाया जा सकता। इसी नीट जो एग्ज़ाम हुआ सर, वो रद्द हुआ पेपर, उसके बाद कई बच्चों ने गलत कदम उठाया, आपको पता है, उसे लेकर तमाम प्रोटेस्ट वे भी जी, चला। जी, जी। अब जब कोई बच्चा इतना मेहनत करके एमबीबीएस मेरिट लिस्ट तक पहुंच जाता है और फिर कोई उसका कोई दूसरा हक ले लेता है सर, तो उसके लिए भी एक बड़ा टास्क हो जाएगा सर। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कितने कठिन परिस्थिति के बाद, है ना, नीट की तैयारी सिर्फ अमीर घर के बच्चे या सिर्फ डॉक्टरों के बच्चे नहीं करते हैं। हम लोग खुद 20 सालों से इस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि मीडियम क्लास फैमिली, गरीब बच्चे, बहुत सारे लोग, नीट का पेपर लीक होना, री नीट का एग्ज़ाम होना, इतना संघर्ष करने के बाद अगर किसी को लग रहा है कि इस साल मेरा एमबीबीएस में हो सकता है, एक उम्मीद है, और अचानक से उसको ये पता चले कि नहीं, कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने पेपर खराब दिया नहीं, इसलिए कि दूसरे राज्य के बच्चों ने या अदर लोगों ने गलत तरीके से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और उसकी सीट मारी जा रही है, तो उसके लिए तो ये आत्मघाती या सुसाइडल कंडीशन ही होगी। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और समय से पहले। ऐसा नहीं कि समय बीत जा रहा है, काउंसलिंग का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कंप्लीट होते जा रहा है और चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये आग्रह छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से भी करूंगा और हमारे जितने भी माननीय शिक्षा मंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इनसे भी विशेष आग्रह रहेगा कि आपको सेल्फ कंसर्न लेकर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप इंतजार मत करें कि कोई आए, आंदोलन हो, जैसा कि अभी दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था, वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़े भाई? ये तो सबके लिए मुद्दा है ना, हर छत्तीसगढ़ी के लिए, हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए। जब सीट मारा जा रहा है, सीट हक मारा जा रहा है, तो ये मुद्दा सबके लिए है। अब बच्चों के लिए तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है। अब बच्चे बेचारे पढ़ाई करें, तैयारी करें कि आंदोलन करें। भाई अगर आप मजबूर कर देंगे तो एट द एंड हमारे पास भी वही रास्ता बचता है, हम भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे। इतनी बड़ी संस्था सर, और अब एक तो पहली एक बड़ी कमी से उभर कर हम बाहर आए कि पेपर रद्द हो गया। अब इसके बाद एक बड़ी, अगर ये कमी क्लियर हो जाती है कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने का काम कर रहे हैं, तो सर ये क्या लगता है सर, ये कितना बड़ा स्कैम हो सकता है, और मतलब इस विफलता को कैसे देखते हैं? इसमें देखिए स्कैम की बू तो आ रही है और उससे बू नहीं आ रही, प्रमाण भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कई बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने एक से ज़्यादा राज्यों में पार्टिसिपेट किया है, जिनका डोमिसाइल भी फर्जी लग रहा है, जो अदर स्टेट से बनाए हैं। ये स्कैम ना बड़े स्तर पे हो रहा है और कहीं ना कहीं, इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई सारे ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब तक ऊपर से आपके ऊपर सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। छोटा मोटा काम नहीं है ये, और इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस तरीके से होगा तो एक तरह से कहना चाहिए कि लोगों का ईमानदारी से विश्वास उठ जाएगा। फिर एक आम बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा करेगा क्या? मतलब उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं बचता है, किस पे विश्वास करेगा? जैसे कि सर आप सारी चीज़ें देख रहे हैं लगातार, और सारा डिटेल भी आप निकाल रहे हैं सारी चीज़ें करके। अगर आगे इसमें कुछ नहीं होता है, कोई नई सुनवाई होती है, क्योंकि आज तो कुछ छात्र रायपुर गए हैं, जुड़े हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है, आप लोग की तरफ से क्या रहेगा सर, आगे इसमें आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है सीधे आंदोलन करना नहीं होता या सीधे मार्च करना नहीं होता, पर हमारा जो अगला स्टेप है कि मैंने सारा डिटेल डॉक्यूमेंट सारा कुछ रेडी कर लिया है। मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश क्या, हम इसमें अगला स्टेप ये ले रहे हैं कि इसका जो आवेदन है सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तक पहुंचाएंगे, साथ ही साथ में जो शिक्षा मंत्री हैं जी श्री गजेंद्र यादव जी तक, वहां तक, प्लस आपका जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी, आवेदन दिया जाएगा उनको। और साथ ही साथ में जो डीएमई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जो काउंसलिंग का प्रोसेस कराता है, हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो बहुत कड़ाई से किया जाए और उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि सभी के डॉक्यूमेंट का पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो सके। यहाँ पर मेरा सभी के कहने का तात्पर्य सभी के, तो उससे ये स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कितने इसमें फर्जी हैं और कितने जेन्युइन हैं। और यदि ये बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर कोई अगला रास्ता हमारे पास आंदोलन के अलावा दूसरा नहीं बचता है। तो पहले हम आवेदन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सोचा कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही है, और अभी जो है ये शुरुआती चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और बच्चे जो हैं आज रायपुर भी गए हुए हैं और वहाँ पर रायपुर जाकर के कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा उन्होंने कि इस तरह की चीज़ें जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं उस पर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान दें
कि अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो उस पर काम किया जाए। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कौन है इनके पीछे, इतने आसानी से कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं और लोग बच्चे जो हैं दूसरे राज्य के इस राज्य में सीट हक अपना वो करने के लिए वो कर रहे हैं। तो सब सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। और सर ने जिस तरीके से आपको बताया कि काफ़ी उनका रिसर्च है और वो आगे भी इस चीज़ पे नज़र गड़ाए हुए हैं कि जो भी अपडेट होगा, जो भी चीज़ें और भी सामने आएगी, हम भी कोशिश करेंगे सर के साथ मिलकर कि इस चीज़ पर लगातार जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में भिलाई में या फिर आपको और भी अलग अलग जगह, जैसे आज रायपुर में बच्चे जमा हुए, भिलाई में भी आपको ऐसा दिखने को मिल सकता है कि टीचर्स और बच्चे जो हैं मार्च कर सके इस पूरे मुद्दे पे। तो ये भी देखने को मिल सकता है। आगे इसमें जो भी टेक्निकली बेसिक चीज़ों पर जो भी चीज़ें सामने आएगी, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।